हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइन सन्स मार्शल गोड। तो हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम येयू को देखते हैं जो कि सेक्ट मास्टर और बाकी डिसाइपल्स को बचाने के लिए पहुंच गया था। और यहाँ इस पॉइंट तक तो उसने उस डीमन फोक्स को भी सबड्यू कर लिया था और वो प्रोटेक्टर और बाकी लोगों को मर रहा था। अब क्योंकि मैं नहीं मरा हूँ तो बारी तुम लोगों की है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें येयू की उस डीमन फोक्स के साथ फाइट दिखाई जाती है। वो उस टाइम पे तो काफी ज्यादा मार खा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो उसके अटैक से बच गया था। डीमन फोक्स उससे काफी बुरी तरीके से कूट रही थी और उसकी फाइट के दौरान वो डीमन टावर इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि दोबारा से वो इस डीमन फोक्स को ट्रैप नहीं कर पाता। और येयू ने भी अभी काफी ज्यादा मार खा ली थी, वो भी काफी सारे पत्थरों के नीचे दबा पड़ा था और डीमन फोक्स बोल रही थी जस्ट बस यहीं पे पड़े पड़े एंजॉय करो और सहो मेरे 500 साल से भी ज्यादा का गुस्सा। लेकिन तभी उन्हीं पत्थरों के बीच से काफी सारी रोशनी निकलने लगती है, जो देख के तो डीमन फोक्स काफी ज्यादा हैरान थी। वो बोल रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मामूली से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन और अर्ली स्टेज हेवनली रन के, फिर ऐसी पावर तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। लेकिन अभी ये ऊपर आ चुका था और वो बोल रहा था कितनी सैड बात है, तुम तो एंशिएंट डीमन फोक्स हो फिर भी तुम मेरी पावर को नहीं जानती। वो तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये है कौन, ऐसा हो कैसे सकता है कि उसने उसकी अटैक को रोक लिया। वो इतने सालों से यहाँ पे ट्रैप है और अब एक कमजोर सा लड़का उसका ऐसा मजाक उड़ा रहा है। उसे किसी की भी पिटे और मर्सी की जरूरत नहीं है। जो सोच के तो वो ये के ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है, लेकिन ये ने उसके अटैक के साथ उसके हाथ को ही पकड़ लिया था। वो उसे बोल रहा था मैं समझ गया, तुम 500 साल से यहाँ पे ट्रैप थी, इससे पागल हो चुकी हो, तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो। ये उससे बातें करते करते वो उससे फाइट भी कर रहा था। वो उसे बोलता है मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से डीमन फोक्स भी बोलने लगती है तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी दे सको। बस अगले कुछ 50 सालों में तो तुम बूढ़े होके मर जाओगे और मैं तो जब चाहे तब तक जी सकती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया तुम हो कौन, तुम्हारे पास जो पावर है वो इस वर्ल्ड से तो बिलोंग नहीं कर सकती। जिस पे ऊपर से फिर ये बोलने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पावर्स कहाँ से हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जानना ये जरूरी है कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, फ्रीडम। लेकिन डेमन फॉक्स तो अभी भी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और ऊपर वापस आके उसके ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक करने लगती है। ये भी बोल रहा था ठीक है अब तुमने खुद का मन बना ही लिया है तो मैं भी तुमसे फाइट करूंगा, अभी मुझे तुम्हें जबरदस्ती सबड्यू करना पड़ेगा। वो उसके ऊपर एक अटैक करता है जैसे डेमन फॉक्स बुरी तरीके से जमीन पे आ गिरी थी और उसके दूसरे अटैक में तो वो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। जैसे डीमन फोक्स तो अभी बिल्कुल भी हिल नहीं पाती और वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लेकिन ये यूं तो एक सील प्रिपेयर कर लेता है। वो बोल रहा था अब तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वो इतना बोलते बोलते उसने इस डीमन फोक्स के फोरहेड के ऊपर एक सील प्लेस कर दी थी, जैसे इस बेचारी को थोड़ा दर्द होता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। आई थिंक यह ने उसे सबडू कर लिया। जिसके बाद अभी यह भी नीचे आ जाता है। वो सोचा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोल सप्रेसिंग नीडल में इतनी ज्यादा पावर यूज कर लेगी। खैर अच्छी बात यह है कि मैंने इस डीमन फोक्स को सबड्यू कर लिया है। अभी वो उसके सामने खड़ा था। इतनी देर में डीमन फोक्स भी खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि अभी उसने उसके 100 सालों का जितना जो कल्टीवेशन था वो रिकवर कर लिया है, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। और फिर वो यही उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, जिस पे फिर यही उससे बोलने लगता है तुम अभी ऐसे सवाल पे क्यों फंसी हुई हो, देखो अब तुम आजाद हो। फिर डीमन फोक्स भी उसकी पावर यूज करने लगती है और बोल रही थी हाँ मैं सच में फेरी हो गई हूँ। जिसके बाद वो उसके फोक्स के अपीयरेंस को चेंज करके उसके ह्यूमन वाले अपीयरेंस में आ जाती है। वो बोल रहे थे कि अब तक मैं जितने भी ह्यूमन से मिले थे वे सारे के सारे ग्रेडी थे और तुम भी मेरी मदद फ्री में नहीं करोगे, तो इससे बताओ तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं। जिस पे ये भी बोल रहा था कि तुम पहले जिन ह्यूमन से मिली थी वे तुमसे काफी ज्यादा क्रूर थे, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। जिसके बाद डीमन फोक्स भी कुछ पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगती है जब ह्यूमंस उसको लेके क्रूर थे, लेकिन जब से वो ये उससे मिली थी तब से तो उसने उसे प्रोटेक्ट ही किया था, कभी भी हार्म नहीं होने दिया, चाहे वो उसके लिटिल फोक्स वाली फॉर्म ही क्यों ना हो। जिसके बाद अभी ये यहाँ से जाने लगता है। वो बोल रहा था कि अब क्योंकि तुम आजाद हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे भी मेरे दोस्तों को बचाने जाना है, लेकिन अगर तुम मुझे फॉलो करने के लिए तैयार हो तो तुम इस वर्ल्ड से भी फ्री होके डिवाइन रिल्म तक जा सकती हो। तो अब मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरे साथ असेंड करने के लिए तैयार हो। अब डीमन फोक्स भी येयू की एबिलिटीज को देख रही थी और वो भी मेंटल कैलकुलेशन करती है और येयू को फॉलो करने का डिसाइड करती है। ये भी उसे बोल रहा था क्योंकि तुम मुझे फॉलो कर रही हो तो मैं तुम्हें हार्शली ट्रीट नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी एंशिएंट फोक्स की जो लेगेसी थी उसे भी रिस्टोर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इस तरीके से हमने येयू ने इस डीमन फोक्स को सबड्यू किया था और अभी हमारा सीन वापस से चेंज हो जाता है। वापस से सेक्ट के मेन ग्राउंड पे आ गया था जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ सेक्ट की वेल्डिंग अभी भी बोल रही थी येयू लगता है तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है, तुम्हें क्या लगता है इस बीस्ट को टेम करके तुम हमसे फाइट कर
पाओगे? आज तो तियान युआन अकेडमी डिस्ट्रॉय होके रहेगी और तुम उसे रोकने में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे वे 2 फॉलोअर्स, उन्हें तो किनेन ने अभी तक मार दिया होगा, वे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर साइड में जाती है जहाँ पे ली चैन भाग रहा था और उसके पीछे जाओयू और जो मुंह पड़े थे उसे बुरी तरीके से अभी भी मारने लग रहे थे और वे दोनों तो अभी तक बिल्कुल सही सलामत हैं और वे एक कंबाइंड अटैक कर देते हैं जिससे ली चैन को काफी ज्यादा ही चोट लग जाती है। और इधर ये भी उसके इन दोस्तों को देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तुरंत ही उनके पास आ गया था, बोल रहा था ओह तुम दोनों तुमने तो मुझे डरा दिया था, अच्छा है तुम दोनों ठीक हो। लेकिन इधर 2 एल्डर डिंग थे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किनेन ने इनको मारा क्यों नहीं। दूसरी तरफ से वो भी अभी गिरता पड़ता आ जाता है क्योंकि यिंग उसे संभाल रही थी और वो तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो भी किनेन के ऊपर दोबारा से अटैक करने लगती है। बेशक वो कमजोर हो गई थी लेकिन वो अभी भी फाइट करना चाह रही थी, लेकिन किनेन तो बस भागना चाह रहा था, वो फाइट नहीं करता। लेकिन यिंग का अटैक उसको हिट कर जाता है, जैसे वो तो और पीछे जा गिरा था। इतनी ज्यादा मार खा ली थी कि खड़ा भी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होने देना चाह रहा था, इसलिए वो उसकी डिवाइन बॉडी की पावर यूज करने लगता है जिनसे उसने एक अटैक कर दिया था। लेकिन यिंग उसके उस अटैक को उसके हाथ से ही रोक लेती है, मानो की डिवाइन बॉडी कुछ नहीं है उसके सामने, और वो वापस से किनेन के पास आके उसे जोर से पंच मार देती है जिससे काफी जोर का ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद किनेन कहाँ गया कुछ नहीं पता। इतनी देर में ये भी यिंग के पास आ जाता है। अब अपना एल्डर फैंग देख रहा था, उसका सारा प्लान तो खराब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो ये ट्रेटर्स अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर उसी की पीक के 2 डिसाइपल्स के ऊपर जाती है और वो उन्हें बोल रहा था तो तुम दोनों ने भी हमें बिट्रे कर दिया, जिस पे वे डिसाइपल्स बोलने लगते हैं हम आपके डिसाइपल्स हैं तो क्या हुआ, हम हमारे बाकी दोस्तों और अकेडमी को डिस्ट्रॉय होता नहीं देख सकते। लेकिन एल्डर फैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल रहा था अभी सेक्ट की मेन फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई है, तुमसे बकवास करने का कोई फायदा नहीं। और वो अकेडमी पे वॉर अनाउंस कर देता है, जिससे अब भी जितने भी डिसाइपल्स थे वे आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन काफी ज्यादा अलग थे, ऐसा लग रहा था कि तियानियन अकेडमी के डिसाइपल्स बाकी डिसाइपल्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ये भी इस फाइट में शामिल हो जाता है और वो सोल स्टेलिंग नीडल से एक अटैक करता है जो कि सीधा ही जाओया सेट के एल्डर डिंग को जाके लगता है और वो काफी ज्यादा दूर आ गई थी। और फिर ये यही अटैक एल्डर फैंग पे भी कर देता है, हालांकि वो बच जाता है लेकिन इतना डिस्ट्रैक्शन काफी था। पीछे से फिर सेक्ट मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार वो उसे जिंदा छोड़ने की भूल नहीं करता, वो एक ही पावरफुल स्ट्राइक करता है जिससे एल्डर फैंग का तो खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एल्डर फैंग मर गया था, ऐसा लग रहा था इस सिचुएशन यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है, लेकिन ऊपर से प्रोटेक्टर बोल रहा था इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं, तुम सभी एंड्स हो तो अब मेरे फ्लैग का सैक्रिफाइस बनने के लिए तैयार हो जाओ। जो बोलने के बाद वो उसके यिन फ्लैग को यहाँ पे फुली एक्टिवेट कर देता है, जो कि जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पे मरे थे उनकी जो यिन एनर्जी थी उसको निकालने लगता है और उसके ऐसा करते ही जितनी भी बॉडीज थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसके बाद इस गार्जियन ने एल्डर फैंग की ही एक यिन इमेज को यहाँ पे समन कर लिया था, जिसके जॉइंट पाम अटैक से वो काफी सारे और डिसाइपल्स को मार देता है। वो दोबारा से अटैक करने के लिए जा रहा था तो ये इस बार उससे फाइट करने के लिए आ जाता है। उसने तुरंत ही 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन वो प्रोटेक्टर तो इस यिन इमेज की पावर और ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे ये को खूब परेशानी होती है। ये अकेला ही उस अटैक को रोक के बाकी सभी लोगों को बचा रहा था, जो देख के जो फोक्स डीमन थी वो भी उसकी फुल स्ट्रेंथ से एक अटैक करती है। वो बोल रहे थे मेरे मास्टर को हर्ट मत करो, और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीन इमेज के अटैक को बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन फोक्स डीमन अभी नीचे गिरने लगती है तो ये तुरंत ही उसे बचा लेता है, लेकिन काफी ज्यादा वीक होने की वजह से फोक्स डीमन ये के हाथ में ही बेहोश हो जाती है। ये फिर उसे जाओ को सौंप देता है। ऊपर से वो प्रोटेक्टर बोलने लगता है अब तुम्हें टायर होने लगा हूँ, लेकिन तुम लोग तो तियानिंग सीक्रेट रिल्म का जो मेथड एंटर करने का वो देने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो अब मुझे तुम लोगों को मार के तुम्हारी सोल से पूछना पड़ेगा। जिस पे फिर यही बोल रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो सोचना भी मत। जिस पे प्रोटेक्टर बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे, पहले खुद को बचाओ। और एक वो अटैक करता है। ये भी यहाँ पे सोच रहा था कि अभी मैंने अपने सारी पावर यूज कर लिया, अभी मुझे रिस्क लेना होगा। जिसके बाद यहाँ पे वो उसके हेवनली एम्परर की सोल को क्रिएट कर लेता है। उसने उस यिन इमेज से बचने के लिए एक ही शील्ड बनाए थे, लेकिन वो भी अभी टूटने लग रही थी। ऊपर से वो प्रोटेक्टर भी बोल रहा था मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी प्योर 9 यांग की पावर होगी, लेकिन कितने शेम की बात है, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो एक और अटैक कर देता है, जिससे ये की जो शील्ड थी और जल्दी जल्दी से टूटने लगती है। वो भी सोच रहा था कि मेरी सोल पावर भी फुली रिकवर नहीं हुई है, मुझे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा। ये तो यहाँ पे अकेला ही फाइट कर रहा था, जो देख के तो जाओ भी परेशान हो जाती है, लेकिन तुरंत ही उसका दोस्त जो मुझे ये की मदद करने के लिए आता है और जितने भी उसकी पावर थी वो उस शील्ड को मेंटेन करने के लिए लगा देता है। फिर जाओ भी आ जाती है, वो भी ये
की मदद करने लगती है और इन्हें देखते देखते सेट के बाकी और डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। तो देखते ही देखते वो शील्ड फिर से रिपेयर हो जाती है। यह बिटनेट से दोस्त पाके काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो बोल रहा था, अब क्योंकि तुम लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। जिसके बाद हम एल्डर्स की बातचीत सुनते हैं जो कि बोल रहे थे कि वैसे तो हमारी सेक्ट ने काफी ज्यादा सफर करा है, लेकिन हमारे अभी जो डिसाइपल्स हैं ये फ्यूचर में बहुत ग्रेट चीजें अचीव करेंगे। मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि ये कैसे हमारी 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन की जो एनर्जी है उसे कन्वर्ट करके यंग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, मैं समझ गया, 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन यिंग यांग से ओरिजिन होती है। ये उस पावर को वापस से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शायद इसमें हमारी नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन हम भी हमारे जूनियर्स को ऐसे फाइट करते नहीं देख सकते। हमें उनकी मदद करनी होगी और फिर एल्डर्स भी उनकी पावर इस शील्ड को मेंटेन करने में लगा देते हैं। अब एल्डर्स को ज्वाइन करते देख ये भी बोल रहा था, सेक्ट मास्टर आप क्या कर रहे हो? जिस पे सेक्ट मास्टर से बोल रहा था ये गॉडहुड अचीव करना आसान नहीं है। अगर तुम अकेले फाइट करोगे तो हमेशा अकेले ही रह जाओगे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जिस पे ये को भी थोड़ी एनलाइटमेंट आ जाती है। वो बोल रहा था, हाँ मेरी पास्ट लाइफ में मैं अकेला ही था, गॉडहुड को अचीव करने के लिए निकल गया, लेकिन मैं उसे अचीव नहीं कर पाया। अगर मेरे पास मेरे दोस्त होते तो शायद मैं डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को रोक पाता, लेकिन इस बार मेरे पास दोस्त हैं और मैं हमने ट्रिब्यूलेशन को पार करके गॉडहुड अचीव करके रहूंगा। जो बोलते बोलते साथ तो उसने अभी ब्रेक थ्रू भी कर ही लिया था। उसकी पावर पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसकी हमले सोली और ज्यादा पावर यूज कर पाता है। और उसकी इस बढ़ी हुई पावर को देख के गार्जियन तो हैरान हो जाता है। बोल रहा था ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे पास एक ऐसी पावर है, ये तो इस वर्ल्ड से बिलोंग करती ही नहीं। उसे काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, तो वो ये के ऊपर अभी अटैक करने लगता है, लेकिन ये उन्हें तो एक पंच मार दिया था जिससे उसकी सारी यिंग एनर्जी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो दूसरा अटैक करने लगता है। वो प्रोटेक्टर तो बोलता रह गया था, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एम्पायर का प्रोटेक्टर हूँ, लेकिन इतना बोलते बोलते ये का अटैक उसे हिट कर जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पे मारा जाता है। जिसके बाद एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और उस ब्लास्ट के बाद सब कुछ काफी ज्यादा शांत था और अभी तक सुबह भी हो चुकी थी। जाव्यू और जोमुजो अभी तक एक साथ खड़े थे। जाव्यू तो ये को इधर किधर कहीं भी नहीं देखती, जो देख के तो वो परेशान हो जाती है और ये को अकेले ढूंढने के लिए आवाजें लगाने लगती है, लेकिन उसे ये नीचे के साइड मिल जाता है तो वो तुरंत ही ये के पास आ जाती है। वो बोल रहे थे, यंग मास्टर आप कैसे हो? जिस पे ये उससे बोल रहा था, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? जो सुन के तो वो रोने लगती है। वो बोल रहे थे, मैंने आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करा। जिस पे ये बोला था, ठीक है क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना बना सकती हो, मुझे बहुत भूख लगी है। जो सुन के तो वो बोलने लगती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, आपके लिए नहीं सभी के लिए बनाऊंगी। और काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन सभी तो बस मना कर रहे थे, नहीं मत बनाओ। और जिसके बाद दोस्तों 1-2 दिन बीत जाते हैं और सेट के अंदर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और अभी तक जो तियानिंग सीक्रेट रूम था वो ओपन हो गया था और सारे डिसाइपल्स यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे सेक्ट मास्टर भी था और वो बाकी डिसाइपल्स को बता रहा था, वैसे तो हमारी सेक्ट ने इस बार काफी ज्यादा सफर किया है, लेकिन ये तियानिंग सीक्रेट रूम तुम सभी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए तुम लोगों को सावधान रहना होगा। ये सेक्ट मास्टर को बोल रहा था, आप चिंता ना करें, हम अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और तभी यहाँ पे हुमियाओ वो डीमन फोक्स आ जाती है। वो बोल रहे थे, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्या तुम तुम्हारा वो फ्रीडम वाला प्रॉमिस तो नहीं भूले? ये भी बोल रहा था, बिल्कुल नहीं। और फिर वो उसके फोक्स वाले अपीयरेंस में आ जाते हैं और सारे डिसाइपल्स उस पे बैठ के तियानिंग सीक्रेट वर्ल्ड में चले जाते हैं। तभी हमारा सीन तियानिंग सीक्रेट वर्ल्ड के किसी और जगह पे आ जाता है, जहाँ पे हम इन 3 लोगों को देखते हैं जिनको हमने बहुत पहले के कुछ एपिसोड्स में देखा था। इनमें ये फीमेल एल्डर बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगा अभी अभी कोई तियानिंग सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर हुआ है और उस पर्सन का ऑरा हमने पहले भी फील किया है, क्या ये वही पर्सन हो सकता है? जिस पे दूसरा बंदा बोलता है, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। वैसे जहाँ तक मैंने देखा है, इस तियानिंग सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें यहाँ पे काफी कमाल के ट्रेजर्स तो मिल ही सकते हैं, लेकिन मैंने उनके लिए एक गिफ्ट भी छोड़ा है। और जो बोलते बोलते तो वो ईविलो की तरह हंस रहा था। जिसके बाद हमें इस रिल्म के अंदर एक जगह पे काफी सारी डिमोनिक एनर्जी दिखाई जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा जाइंट वोल्फ बीस्ट निकलता है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।